एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम में। साथियों आज का जो हमारा सेशन है वह पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं साथियों कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी एट होम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए श्री गणेश करते हैं। तो साथियों यहाँ पे अगर हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसकी आवश्यकता, तो पहले हम पर्यावरण का अर्थ जानेंगे। आखिर साथियों ये पर्यावरण है क्या और पर्यावरण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों जो अर्थ है पर्यावरण का वह शब्द परि और आवरण से मिलकर बना, यानी जो पर्यावरण शब्द है साथियों वह परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, है ना। आवरण का मतलब होता है घेराव। तो वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो हम सभी को कौन कौन से आवरण घेरे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं पेड़ पौधे हो गए, है ना, पहाड़, जंगल, नदियाँ, आसमान। तो ये क्या है, ये एक आवरण है, ये घेराव है। तो वह आवरण जो हमें यहाँ पे हम देखेंगे यह एक बालक हो गया और इसके चारों ओर जो आवरण है, यहाँ पे पेड़ हो गए, पहाड़, पर्वत इत्यादि। तो ये जो आवरण है जब एक व्यक्ति को चारों ओर से घेर लेते हैं या एक जनसमूह को, तो वह क्या कहलाता है, वह पर्यावरण कहलाता है। ठीक साथियों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो पर्यावरण प्रभावित करने वाले कारक में सभी तत्व आते हैं, चाहे वो भौतिक हो, जैविक हो या सांस्कृतिक हो। तो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले यानी मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सारे कारक आते हैं जो मानव जीवन या पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जिनमें से अगर हम बात करें परिभाषाओं की, तो जो मुख्य परिभाषाएं हैं एक आध दो ठो मैं आपको बता देता हूं। जो परिभाषाएं हैं जैसे सी पार्क महोदय के अनुसार मनुष्य एक विशेष स्थान पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। मान लीजिए एक मनुष्य है, वह अभी एग्जाम्पल के तौर पर माना जाए तो वह अगर मान लीजिए सतना में है और उसके जब सतना में वह जिस स्थिति में जिस समय वो सतना में रहेगा उसका जो आवरण है सतना का, जैसे कहीं पे रोड है ना, पहाड़, पेड़ पौधे, तो उसको जो घेरे हुए हैं वो उसका आवरण हो जाएगा। एक किसी निश्चित स्थान पर परिस्थितियों से घिरा होता उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है साथियों। फिर क्या है, एक महोदय जी हैं हॉलैंड और डगलस के अनुसार, तो जीव जगत के प्राणियों के विकास, यानी ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी जीव और जगत है उनके विकास, उनकी परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार और जीवन शैली को प्रभावित करने वाली वह सारी समस्त बाहरी शक्तियाँ और घटनाएं शामिल है। वह किसमें शामिल है, पर्यावरण में। यानी पर्यावरण में क्या होता है, एक मानव जीवन होता है। मानव जीवन या किसी भी जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी खाली उसमें जीव भर हो, तो उसके जीवन को प्रभावित करने के लिए उसको विकसित परिपक्वता, उसकी क्षमता के में विकास, है ना, जीवन शैली, समस्त यानी जितने भी घटक है सबको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, चाहे वह जैविक हो, अजैविक हो, भौतिक हो, वह सभी कारक क्या कहलाते हैं, वह पर्यावरण ही कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों पर्यावरण के अध्ययन की संकल्पनाएं। संकल्पना का मतलब होता है एक काल्पनिक विचार, मूर्त, या एक तरह से इसको हम कह सकते हैं अमूर्त विचार। यानी अगर कहा जाए साथियों तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। तो प्राथमिक स्तर क्या, जैसे शिक्षा की कई सारी स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक, है ना, उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक। तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा अति आवश्यक है, इसकी महत्वता को समझने और इसको जीवन में आत्मसात कर सकें। तो यह किस लिए आवश्यक है, क्योंकि जब छात्र पर्यावरण के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे और तो उसकी आवश्यकता को समझेंगे और उसके जो महत्व है उसको क्या क्या करेंगे, छात्र अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उसको अपनाएंगे और उसी के अनुरूप जो है तो अपने जीवनचर्याओं को ढालेंगे। पर्यावरण एवं उनमें होने वाली घटनाओं को समझते हुए
उसके अनुकूल एवं उपयुक्त व्यवहार करें। जब छात्र को हम पर्यावरण विषय के बारे में पढ़ाएंगे तो वो लोग क्या समझेंगे, उसकी घटनाओं को समझेंगे कि आखिर बारिश कैसे होती है, धूप कैसे होती है, पेड़ पौधे बड़े कैसे होते हैं, जीव जंतु कैसे विचरण आचरण करते हैं, तो उसके बारे में वो समझेंगे। और उसी के अनुरूप जब वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी, उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भाई पेड़ काटने से प्रदूषण होता है, जल गंदा करने से जल प्रदूषण, है ना, तो ये सारी क्या वो घटनाओं के बारे में जानेंगे तो उसको सुधार करने के लिए अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और उसको क्या है, उसके हिसाब से पर्यावरण को संरक्षण में बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण के अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है कि पर्यावरण के प्रति जो है, तो जब हम शिक्षा प्रदान करेंगे छात्रों को तो वो पर्यावरण की आवश्यकता को समझेंगे, उसकी महत्वता को समझेंगे। मुख्य रूप से जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है, यानी पर्यावरण में अगर हम बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र यानी जैव मंडल का अध्ययन किया जाता है। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, उनके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक श्रेणी के जितने भी जीव जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैव मंडल के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों की विशेषताओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो पर्यावरण के अंदर जो जैव मंडल है उसमें जितने भी सारे जैविक हैं, अजैविक घटक हैं, उनकी विशेषताओं का, उनके जो आंतरिक संबंध है ना, उनका अध्ययन हम पर्यावरण के अध्ययन में करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र। तो पर्यावरण अध्ययन का जो विषय क्षेत्र है साथियों, उसमें जो पहला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी में, यानी पर्यावरण का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है, पारिस्थितिकी में किया जाता है। तो जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी पर्यावरण के जो अध्ययन जो पहला विषय क्षेत्र है पारिस्थितिकी में, तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव तथा उसके वातावरण के आपसी संबंधों के, यानी जीव और जीव के जो आसपास एक वातावरण है उसके जो जीव का संबंध है उस वातावरण से उसका अध्ययन किया जाता है। मानव स्वास्थ्य, जल, वायु तथा मिट्टी से होने वाले रोग सीधे मानव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, किस प्रकार उनको जो है तो दूषित करते हैं, तो इसकी जानकारियाँ हमें, इसका अध्ययन हम पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है ना। तो मानव के लिए मिट्टी कितनी उपयोगी है ना, जल कितना जरूरी है, वायु कितनी जरूरी है, तो इसका भी अध्ययन हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। वानिकी के क्षेत्र में तो वनों के प्रबंधन संबंधित कार्यों को वानिकी कहा जाता है। यानी वनों के प्रबंधन, यानी प्रबंधन क्या है, वनों का संरक्षण करना है ना, वनों की कटाई से रोक लगाना है ना, वनों को विकसित करना, तो ये सब क्या है वनों का प्रबंधन। यानी जब हम प्रबंधन करते हैं वनों का तो ये वानिकी कहलाता है। वन समाज की धरोहर, वन क्या है, वन समाज की धरोहर है। सरकार के साथ साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह वनों का संरक्षण तथा संवर्धन में योगदान दे। तो सरकार का तो ये कर्तव्य है ही कि हम वनों का संरक्षण करें, उनका विकास करें। उसके साथ साथ समाज के हर व्यक्ति का भी यह कर्तव्य है, दायित्व है कि वह वनों का संरक्षण करे और वनों के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। वनों की कटाई पर रोक लगाए, वनों की महत्वता को समझे, पेड़ पौधों को समझे, है ना, जिसके कारण जो है तो पर्यावरण अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी में। तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो जैव प्रौद्योगिकी है जिसके कारण हम पर्यावरण के संरक्षण की जो नई नई विधियाँ, नई नई तकनीकी हैं उनको हम और पर्यावरण की गुणवत्ता को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों पर्यावरण के घटक। आखिर वह कौन से घटक है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो पहले इसके दो घटक है, पहला क्या है जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत साथियों हम उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक का मतलब क्या होता है, उत्पादक वो होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, यानी स्वयं भोजन बनाते हैं। तो भोजन स्वयं बनाते, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं साथियों वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद बात करें हम साथियों उपभोक्ता। तो ये द्वितीयक होते हैं या इन्हें हम परपोषी कहते हैं। परपोषी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहना ही परपोषी, यानी
पर यानी दूसरों से पोषण प्राप्त करना ही परपोषी कहलाता है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सभी जीव जंतु और मनुष्य और जितने भी जीव जंतु हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे एक बकरी होती है वह चारा खाती है, मनुष्य जो है तो वह अन्य जीव जंतुओं को खाता है ना, तो जिसके कारण वह दूसरों पर निर्भर रहता है। फल फूल सब्जी वगैरह वो मनुष्य खाता रहता है। फिर इसके बाद बात करें हम साथियों अपघटक। ये अपघटक क्या होते हैं? तो अपघटक जो होते हैं साथियों वह मृत जीवों एवं उत्पादों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। जो अपघटक होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो गई तो वह उस जीव को सड़ा गलाकर या उसको भक्षण करके वह अपना पोषण प्राप्त करता है। जंतुओं एवं अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गलाकर उन्हें जटिल से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। यानी जो अपघटक होते हैं वह मान लीजिए किसी पशु की मृत्यु हो गई, पक्षी की मृत्यु हो गई, तो वह उसके जो कठिन जैविक है उनको सरल करके जो कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद बात करें हम साथियों अजैविक घटक की, तो वे सभी भौतिक और रासायनिक कारक जो जीवों को प्रभावित करते हैं और उनकी वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, वह कौन से कारक कहलाते हैं? अजैविक घटक। यानी अजैविक घटक में भौतिक और रासायनिक कारक दोनों शामिल होते हैं और ये मानव जीवन या किसी भी जीव जंतु के वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, उसके विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखेंगे साथियों हम अजैविक घटक, तो वे सभी भौतिक और रासायनिक कारक जो जीवों को प्रभावित करते हैं और उनकी वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसे हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य क्या है साथियों? एक अजैविक घटक है। सूर्य एक अजैविक घटक है क्योंकि यह हमें ऊर्जा देता, तापमान देता है ना, जिसके कारण हम अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। फिर प्रकाश जो है तो एक मुख्य साधन है अजैविक घटक का, है ना। जल, यह सार्वभौमिक विलायक के रूप में कार्य करता है। यानी जल जो होता है वह सार्वभौमिक यानी सभी जगह उपलब्ध होता है और एक विलायक के रूप में कार्य करता है। नमी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मान लीजिए नमी अगर कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पे मौसम ठंडा रहेगा, वहाँ का माहौल, अगर नमी नहीं है तो गर्मी रहेगी। तो इस तरह नमी भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्रभावित करती है। फिर क्या है? मिट्टी, अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं। मिट्टी में अगर बात की जाए तो कई सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिसके कारण खेती बड़ी ही आसानी से होती है। इसका निर्माण एक जटिल प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी मिट्टी का जो निर्माण होता है वह बहुत ही जटिल और प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करें गुरुत्व, है ना। फिर वायुमंडलीय गैसें, पोषक तत्व, तो वायुमंडल में जैसे बहुत सी गैस पाई जाती, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि, ये भारी मात्रा में पाई जाती है। और सूक्ष्म मात्रा में अगर बात की जाए तो मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट और कॉपर गैसें पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल में अगर बात कही तो पहला क्या कौन है? सूर्य। यानी सूर्य क्या होता है? वह पौधों को, पेड़ों को, है ना, उनको ऊर्जा प्रदान करता है, भोजन बनाने में सहायता करता है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। फिर क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता में क्या? मानव, जीव जंतु, पशु पक्षी ये होते हैं जो चारों से, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक में अपघटक होते हैं जो मृत जीवों एवं जीव जंतुओं को खाते हैं, उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो इस तरह होते हैं। इसके बाद हम अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों, जैसे लिंडोमैन महोदय ने 10% ऊर्जा का रूपांतरण सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो कभी कभी प्रश्न में यह पूछ लेता है कि 10% ऊर्जा का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया, तो वो किनके द्वारा किया गया? लिंडोमैन के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसको कहा जाता है? ई ओडम को पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है।